चलो, स्वागत है आप लोगों का संज्ञान बैच में। हम लोग एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। क्योंकि विश्व का भूगोल ना प्री में है ना मेंस में है, तो भूगोल बोलूं तो भारत का भूगोल ही समझा जाएगा। पेपर फर्स्ट पार्ट बी यूनिट 1 में हम जलवायु घटनाएं पढ़ रहे थे, और जब मैं बोलता हूं जलवायु घटनाएं तो उसका मतलब है भारत का मानसून। जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होती है, ये हमने स्टार्टिंग में समझ लिया था। फिर भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी हमने समझा। फिर उत्पत्ति के सिद्धांत क्या थे उनको भी हमने समझा, और ना केवल समझा, हमने उनको क्लास में आंसर राइटिंग के साथ कंप्लीट भी किया। अब अगर एमपीपीएससी में प्रश्न आता है कि भारतीय मानसून उत्पत्ति के संबंधित गतिकी सिद्धांत को लिखो, तो आपको बिल्कुल यही सेम टू सेम छाप के चले आना है। इसमें कहीं कोई फेर बदलाव नहीं करना। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था और आप लोगों ने बहुत अच्छे से करके उसको भेजा भी था। फिर मानसून उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत, उसका मैंने आपको पीडीएफ भी दिया था। इसके अलावा कोटेश्वरम का जेट स्ट्रीम सिद्धांत, वो भी मैंने आपको बताया था। फिर हमारी क्लास शुरू हो गई थी भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को लेकर। मैंने बताया था कि आईएमडी के अनुसार 16 ऐसे कारक हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं, जिसमें से कुछ सिलेबस में है, कुछ सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में है उनकी संख्या 5 है, जिसमें पश्चिमी विक्षोभ, अल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन और हिंद महासागर, इनके बारे में बताया गया है। पश्चिमी विक्षोभ हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। ना केवल पढ़ा था, अगर आप ध्यान कर पा रहे होंगे तो उसके बारे में हमने आंसर राइटिंग भी फ्रेमिंग कर ली थी। ये पश्चिमी विक्षोभ का पूरा कंटेंट है जो कि पीडीएफ से आपको पढ़ा दिया था। मैंने पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, प्री के बारे में फैक्ट पढ़ाए थे, और पश्चिमी विक्षोभ को लेकर मैंने मेंस के बारे में भी आपको बता दिया था कि इसमें क्या क्या कंटेंट लिखा जा सकता है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी बात को भली भांति बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि भारतीय मानसून को जो प्रभावित करने वाले कारकों में 5 कारक हैं, जिसमें पश्चिमी विक्षोभ कंप्लीट हो गया था। फिर अल नीनो ला नीनो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना था। फिर उसको भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि दक्षिणी दोलन वायुमंडल से संबंधित है, अल नीनो ला नीनो समुद्र के जल के ठंडे और गर्म होने से संबंधित है। फिर मैंने आपको दक्षिण दोलन और अल नीनो दक्षिणी दोलन में अंतर समझाया था कि इन दोनों में एक्चुअली क्या अंतर है। फिर मैंने कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी ऐसे करवाए थे जो यूपीएससी टाइप के हों, यानी इसमें स्टेटमेंट इतने डाल दिए थे मैंने कि आप अल नीनो ला नीनो और इनसो को लेके कहीं कोई कंफ्यूजन ना रख पाएं। इस बार एमपीपीएससी की प्रीलिम्स में पूछा गया था कि दक्षिण दोलन की घटना कहाँ होती है। प्रशांत और हिंद ऑप्शन में आया था, बच्चे कंफ्यूज हुए थे। तो ऐसे छोटे मोटे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोगों ने इस प्रकार की प्रैक्टिस कर ली थी। फिर हमने क्लास को आगे बढ़ाया। उस क्लास में हमने जो मानसून की उत्पत्ति की थी, जिसमें सिखाया था कि दक्षिण की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके जब वो क्लॉकवाइज घूमती हैं तो भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती हैं, और यही व्यापारिक पवनें जितनी तेज गति से चलेंगी भारत का मानसून उतना अच्छा आएगा। अब इन्हीं व्यापारिक पवनों को तेज चलाने के लिए हम लोगों ने पश्चिमी विक्षोभ वाला कॉन्सेप्ट समझा। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो मैस्करनीज मेडागास्कर पास हाई प्रेशर बना रही है, उसका कॉन्सेप्ट समझा। सिलेंडर जेट स्ट्रीम, जिसे सोमाली जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी समझा। फिर हमें यह भी समझ में आया कि इस प्रशांत महासागर में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें अल नीनो और ला नीनो के नाम से जानते हैं, वो निश्चित तौर पर भारत के मानसून को प्रभावित करती हैं। कल की क्लास में मैंने इस डायग्राम से इस क्लास को शुरू किया था। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका वाला उदाहरण मैंने लेकर चीज़ों को अपवेलिंग डाउनवेलिंग के रूप में समझाया था, और फिर अंत में आकर मैंने यहाँ हाई प्रेशर लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझाते हुए वॉकर सेल समझाया। वॉकर सेल से किस प्रकार से मेडागास्कर पर हाई प्रेशर बनता है, और इस हाई प्रेशर के बनने से जो हवाएं समुद्र से घर्षण करते हुए भारत की ओर जाती हैं, यही दक्षिण की व्यापारिक पवनों को त्वरण उत्पन्न करती हैं। त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन, जिससे भारत का मानसून आईटीसीजेड की ओर और तीव्र गति से बढ़ता है और भारत का मानसून अच्छा आता है। क्या हम यहाँ तक बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाए हैं? कहीं किसी को कोई डाउट है? अल नीनो ला नीनो क्या होता है, कैसे होता है, ये सब क्लियर हैं? स्वाति कह रही सर इनसो एक बार बता दीजिए। स्वाति सिर्फ एक सवाल, क्या आपने कल की क्लास की है? सिर्फ एक सवाल, क्या आपने कल की लाइव क्लास की है? स्वाति मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये तो सुनो, देखो मैंने आपको ये समझाया था इनसो क्या होता है,
जब मैं बोलूंगा इनसो तो इसमें दो घटनाएं, इनसो को 10 मार्कर में नहीं लिख पा रहे हैं, मैं अभी लिख पाऊंगा। पहले स्वाति का क्वेश्चन सुन लो। आज की क्लास में हमने रिवीजन कर लिया है, आंसर राइटिंग भी आज की क्लास में करवा देता हूं, रट्टा ही खत्म कर देता हूं, मैं रट्टा ही खत्म कर देता हूं। देखो मैंने ये समझाया था स्वाति इनसो के बारे में। इनसो का मतलब है अल्नीनो और दक्षिणी दोलन की संयुक्त घटना। और इसमें क्या होता है, समुद्र का पानी और वायुमंडल दोनों प्रभावित होते हैं। समुद्र का पानी जहां ठंडा होता है वहां पर हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर का मतलब वायुमंडल। इस घटना को लानीना कहते हैं। इसी का उल्टा होता है, जब पूर्वी प्रशांत का विषुवत रेखा के समीप पानी गर्म हो जाए और पानी गर्म होने से वहां लो प्रेशर बन जाए, तो पूर्वी प्रशांत का पानी गर्म होना अल्नीनो, उसके ऊपर लो प्रेशर होना दक्षिण दोलन, दोनों को मिलाकर इनसो, अल्नीनो दक्षिणी दोलन कहते हैं, है ना। ये पूरी कहानी हमने समझी थी बहुत अच्छे से। चलो अब चूंकि प्रश्न ये है कि सर शब्द नहीं बन रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि तुम लोगों को शब्दावलियों में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैंने इन शब्दावलियों को यहाँ पर लिखा हुआ है। और शब्द इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि तुम लोगों ने क्लास को ध्यान से सुना ही नहीं है और ना ही उसके ऊपर प्रयास कर रहे हो। फिर भी मैं अपने स्तर पर जो प्रश्न एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है उसकी आंसर राइटिंग खुद से करके आपको बता देता हूं। मैंने कुछ प्रश्न भी करने के लिए आप लोगों को दिए थे, किसी एक बच्ची ने मुझे भेजे भी हैं, उसका नाम नहीं मालूम मुझे, मैं उसको रिप्लाई करूंगा क्लास के बाद। उस बच्ची ने पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके भेजा है, बहुत अच्छा प्रयास किया उसने। चलो मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर लेखन आपके सामने करवा देता हूं, है ना। पश्चिम विक्षोभ वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया था सब लोगों को। चलिए चलो मैं इनसो से ही शुरू कर देता हूं। इनसो को लेके प्रश्न आ गया ना, तो मैं इनसो से शुरू कर देता हूं। कोई ऐसा प्रश्न बनाता हूं जिसमें इनसो भी कवर हो जाए और भारत का मानसून भी कवर हो जाए। इनसो से ही प्रश्न एक बना के दिखाता हूं मैं आपको, और ऐसा प्रश्न जो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में भी फंसने की संभावना हो। देखो इनसो से मैं ऐसा प्रश्न बनाना चाह रहा हूं। इनसो की घटना की व्याख्या करें तथा भारतीय मानसून एवं कृषि पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर प्रकाश डालें। इसके प्रभावों पर प्रकाश डालें। और यहां पर मैं 200 शब्दों में इस प्रश्न को लिखने के लिए आपसे बोल रहा हूं कि 200 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है कि इनसो की घटना की व्याख्या करें तथा भारतीय मानसून एवं कृषि पर पड़ने वाले इसके प्रभावों पर प्रकाश डालें। इनसो क्या है और यह भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है, यह क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो मैं इसी को उत्तर लेखन में करके बता रहा हूं। देखो मैंने अल्नीनो, लानीनो, इनसो के लिए 6 क्लासें ली हैं। अगर आपने ईमानदारी से उन 6 क्लासों को सुना है तो मैं ये मानता हूं कि ये आपके लिए बहुत सरल टॉपिक है। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार सुनो, ऑनलाइन का यही फायदा है। साथ ही साथ आप संज्ञान बैच में जब जाते हो तो मैंने आपको 4,000 रुपये में जितनी चीज़ें प्रोवाइड किए हैं वो एक्चुअली इतनी आसान नहीं है। आप देखो आपको क्या नहीं मिल रहा है उस 4,000 रुपये में। संज्ञान बैच के लिंक में जब जाते हो तो आपको उसमें ई बुक भी अपलोड की गई हैं।
तो जब तुम भूगोल वाले सेक्शन में जाते हो पेपर 1 पार्ट बी में, तो उसमें प्रत्येक यूनिट की अलग अलग ई बुक अपलोड है। यूनिट 1 में जो 5वां टॉपिक है जलवायु, उसमें डिटेल से हमने पूरा ई बुक अपलोड किया है। नाम ही है ई बुक, डिटेल में, मतलब जो सिलेबस में है या नहीं है उससे भी ज़्यादा डिटेल में हमने ई बुक में दिया है आपको। तो अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और एक्स्ट्रा पढ़ने का मन होता है तो तुम्हारे टाइल्स में जाते हो, सिलेबस के अंदर जाओगे, कोर्स में जाओगे, ई बुक है और उसमें जलवायु वाले टॉपिक में जाओगे तो डिटेल में पढ़ा है। इतना अच्छा कोर्स अभी मध्य प्रदेश किसी ऑनलाइन में नहीं है संज्ञान जैसा। पूरा आंसर राइटिंग के लिए वहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं, ई बुक भी हैं, टीचर जूम मीटिंग भी कर रहा है, लाइव क्लासेस भी हो रही हैं, गुणवत्ता के साथ आपको प्रोवाइड भी किया जा रहा है संज्ञान बैच के अंतर्गत, और सभी टीचर अपना बेस्ट देने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो अगर लगता है कि सर मुझे भूगोल में एक्स्ट्रा पढ़ना है, इतिहास में एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप ई बुक को जाकर पढ़ सकते हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है। आप अगर क्लास में ही समझते हुए चलते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो प्रश्न ये है कि इंसो की घटना की व्याख्या करें तथा भारतीय मानसून एवं कृषि पर पड़ने वाले इसके प्रभावों पर प्रकाश डालें। अब इस उत्तर का मैं फॉर्मेशन कैसे करूंगा? देखो, उत्तर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं इसकी अलग क्लास है। मैं केवल इस उत्तर का, प्रश्न का उत्तर लिख रहा हूं, मैं आंसर राइटिंग नहीं करा रहा हूं, दोनों में फर्क है। मैं सीधा उत्तर लिख रहा हूं, है ना, समय बचाने के लिए। तो मुझे मालूम है ये प्रश्न एमपीपीएससी मेंस में आने की संभावना है, इस प्रकार का प्रश्न, ये नहीं, इसी पैटर्न पर प्रश्न। उत्तर देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले हम इसी इंसो को, पहली लाइन जो है ना, इंसो की घटना की व्याख्या करें, इसी को देखते हैं। यहां पे उन्होंने इंसो शब्द दिया है, इसका फुल फॉर्म नहीं दिया है। तो हम ये होशियारी दिखाएंगे, यदि किसी प्रश्न में कोई एब्रीविएशन दिया गया हो, एब्रीविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म दिया गया हो, तो अगर तुम्हें उसका सच में फुल फॉर्म मालूम है तो उसका उत्तर आप फुल फॉर्म के रूप में लिखें। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, अल नीनो दक्षिणी दोलन ब्रैकेट में वहां बता देना कि इसी को इंसो कहते हैं। अल नीनो दक्षिणी दोलन एक आवर्ती, अब छाप लो, जैसा नहीं समझ में आ रहा है तो रट लो, जलवायु घटना है जो पूर्वी मध्य विषुवत रेखीय, पूर्वी मध्य विषुवत रेखीय प्रशांत महासागर में डार्विन एवं ताहिती के मध्य महासागर और वायुमंडल में होने वाले तापमान उतार चढ़ाव का वर्णन करता है। और ये ज्ञान मैंने नहीं दिया, मैं इतना ज्ञानी हूं भी नहीं, ये ज्ञान दिया है जेवी वर्कनेस ने। 1969 में ये ज्ञान दिया था उन्होंने, जेवी वर्कनेस ने 1969 में ये ज्ञान दिया था। आवर्ती मतलब जो निरंतर
एक ही पक्ष में दोबारा से होती रहे। तुम लोगों की सबसे पहली कमी कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं और शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देता हूं तो तुम लोग कोई सुनते नहीं हो। तुम्हारे इतने प्रश्न उठ रहे हैं, इसका मतलब तुमने क्लास की ही नहीं ढंग से। हम अल्नीनो, लानीनो और इनसो खत्म कर चुके हैं बेटा। हम आंसर राइटिंग पर खड़े हैं आज। और अगर तुम हमसे अब ये प्रश्न पूछ रहे हो कि आवर्ती का क्या मतलब है, तो इसका मतलब तुमने क्लास नहीं की है। वापस से जाकर 2 बार क्लास देखो। अल्नीनो दक्षिणी दोलन एक आवर्ती जलवायु घटना है जो पूर्वी मध्य विषुवत-रेखी प्रशांत महासागर में डार्विन एवं ताहिती के मध्य महासागर और वायुमंडल में होने वाले तापमान उतार चढ़ाव का वर्णन करता है। और यह जेवी वर्कनेस का कॉन्सेप्ट है। तो यह भाषा उनकी है जो उन्होंने इसमें बताया। चूंकि प्रश्न में यह लिखा हुआ है कि इनसो की घटना की व्याख्या करनी है, तो व्याख्या करने के लिए हमें थोड़ा सा और आगे जाना होगा। जो इनसो की घटना होती है एक्चुअली वो 2 चरणों में होती है। तो हम यहां पर इस प्रकार से लिखेंगे। अब इनसो के चरण, और नहीं समझ में आ रहा है तो रट लो, ये बन गए तुम लोग एसडीएम। 6 दिन से मैं इनसो पढ़ा रहा हूं, अब पूछा जा रहा है मुझसे आवर्ती का क्या मतलब है सर। इनसो के चरण, अब इस इनसो के चरण को समझिएगा। इसमें क्या करना, 2 लाइन बीच में से खींच लेना। ये लो, तो यहां इनसो के चरण में एक लिखना है गर्म चरण, और इस तरफ लिखना है ठंडा चरण। जैसा बना रहा हूं छाप लो और रट लो, मत लगाओ दिमाग, जरूरत नहीं है। चूंकि मेरे पास समय बहुत है और मैं यहाँ पे आपको कंटेंट दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें समय ले रहा हूँ। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी वहां पर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इतना रचा रचा के मेंस में लिख के आना है। ये है प्रशांत, ये है प्रशांत महासागर। अब इस प्रशांत महासागर में इधर जाएंगे तो ये वाला पॉइंट लिखना है ताहिती। ताहिती का मतलब है दक्षिण अमेरिका की तरफ एक छोटा सा द्वीप, और यहां लिखना है डार्विन। तो प्रशांत महासागर के पश्चिम में डार्विन लिख देना और प्रशांत महासागर के पूरब में ताहिती लिख देना, है ना। हाँ, उतार चढ़ाव को ताप विषमता लिख सकते हैं, है ना। हाँ, उतार चढ़ाव को ताप विषमता लिखते हैं। लेकिन उन्होंने जो भाषा बोली है ना वर्कनेस ने, मैं उस भाषा को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये मेरी भाषा नहीं है, इसमें मैं बदलाव नहीं कर सकता। ये तो वर्कनेस की भाषा है, तो उन्होंने उतार चढ़ाव शब्द का प्रयोग किया है। अगर यहां पर इनका नाम नहीं होता फिर हम जो चाहते वो बदल देते। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है देखो ध्यान से सब लोग। लो, मैं यहां पे ऐसे कर दे रहा हूं। थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ यार, एसडीएम लोग हो तुम लोग, हरकतें तुम लोगों की एसआई जैसी हैं। थोड़ा सा सम्मान करो कि तुम्हें कितना, साले तुम लोगों को तो गदगद होना चाहिए कि हम सब लोग तुम्हें एक साथ पढ़ाने आ रहे हैं। खुशी से मर जाओ। ये है डार्विन, और जब मैं डार्विन बोलूं इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया। डार्विन का मतलब ऑस्ट्रेलिया। और यहां लिख देना ताहिती।
ताहिती का मतलब दक्षिण अमेरिका। ताहिती का मतलब दक्षिण अमेरिका। अब वो कह रहा है कि गर्म चरण बताओ। तो गर्म चरण में इंसो में क्या होता है मुझे बताओ। गर्म चरण में ये होता है इंसो के लिए कि प्रशांत महासागर के इस वाले हिस्से में गर्म पानी आ जाएगा। सही बात है ना। प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में क्या कर देंगे हम यहां पर, गर्म पानी कर देंगे। और प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में क्या कर देंगे, ठंडा पानी कर देंगे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गर्म चरण कैसे होगा, गर्म चरण का मतलब है प्रशांत महासागर का पूर्व हिस्सा गर्म और प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा ठंडा। अगर यह गर्म है तो स्वाभाविक है कि यहां पर लो प्रेशर होगा, और अगर यह ठंडा है तो स्वाभाविक है कि यहां पर हाई प्रेशर होगा। अब चला लो हाई से लो प्रेशर, जो भी तुम्हें ड्रामा करना है आसानी से करते रहो, क्या दिक्कत है। ये हवाएं चलेंगी हाई से लो की ओर, ठीक है। फिर उसके बाद ये हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर जाकर हाई प्रेशर बनेगा। फिर ये हवाएं इधर की ओर आएंगी, यहां जाकर लो प्रेशर बनेगा। फिर ये हवाएं नीचे की ओर आएंगी। ये दिख रहा है तुमको, ये है व्युत्क्रमित वॉकर सेल। व्युत्क्रमित वॉकर सेल, यानी ये जो गर्म चरण है, इसी घटना को तो तुम कह रहे हो अल नीनो। व्युत्क्रमित वॉकर सेल ही एक्चुअली क्या है, अल नीनो है। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें। ये मैप वहां बनाकर आओगे आप लोग, जो आंसर राइटिंग करके मुझे भेज रहे हो ना, उसमें एक गलती आप ये कर रहे हो कि आप लोग मैप नहीं बना रहे हो। और यदि 7 मार्कर्स और 10 मार्कर्स में आप मैप नहीं बनाते हो तो आप ये यकीन मानो कि उस उत्तर का कोई मतलब नहीं है। भूगोल का मतलब है लिखो कम, मैप ज्यादा बनाओ। तो हमसे कहा गया इंसो के 2 चरण होते हैं। तो जो पहला चरण है उसका नाम रख दिया हमने गर्म चरण, और गर्म चरण में हमने कुछ भी नहीं लिखा, बस हमने इस चित्र में बता दिया जो मुझे लिखना था। और दूसरे का नाम कर दिया हमने ठंडा चरण। एक और होता है जिसे न्यूट्रल कहते हैं, पर यहां पर उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सेम ठंडे चरण के लिए भी ऐसा ही मैप बना लेते हैं जल्दबाजी में, ऐसा ही एक मैप सेम ठंडे चरण के लिए बना लेते हैं। क्योंकि मैं आपको सिर्फ कंटेंट दे रहा हूं इसलिए मैं पूरा टाइम ले रहा हूं ना। इतना टाइम वहां एग्जाम हॉल में मत लगाना। इसको लिख देना डार्विन, ये है प्रशांत, और ये है ताहिती। अब चूंकि यहाँ डिस्क्रिप्शन और डिटेल तो हो चुका है, यहाँ डिस्क्रिप्शन और डिटेल हो चुका है, तो ये मैंने तोड़ दिया, लो कर लिया मैंने कांड। मेरे हाथों में सनीचर है साला। ठंडा चरण बताओ, डार्विन पे कैसा प्रेशर बनाना चाह रहे हो। डार्विन पे बनेगा हाई प्रेशर कि लो प्रेशर, डार्विन पे लो प्रेशर, ताहिती पर हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। चला दो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, फिर ऊपर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर।
तो इनसो की घटना की व्याख्या हो गई कि नहीं हो गई, यहां बताओ। कम शब्दों में पूरी व्याख्या हुई या नहीं हुई? हो गई ना। पर प्रश्न में 200 शब्द ही तो है हमारे पास, और हमने इसकी व्याख्या को यहां पर इस प्रकार से लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया है, लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया है। पर इसमें थोड़ा सा हमको, क्योंकि यहाँ पे शब्द व्याख्या लिखा है और अभी हमने लगभग 20 शब्द ही या 25 शब्द खर्च किए हैं, हमारे पास अभी और हैं 20-25 शब्द खर्च करने के लिए। तो इसी के जस्ट नीचे, चढ़ के जस्ट नीचे जो मैं भाषा लिख रहा हूँ वो इसकी व्याख्या के लिए लिख दे रहा हूँ। तो तुम लोग भी साथ साथ लिखो, फिर इसका मैप बनाते रहना, मैप। लिखो इसमें सौर्य कलंक के कारण मैं अपने ऊपर क्यों लूं? संभवतः सौर्य कलंक धब्बा होता है। उत्तर में मैं नहीं लिख रहा हूं, संभवतः सौर्य कलंक के कारण, कौमा, व्यापारिक पवनों के छीड़ होने से, छीड़ का मतलब कमजोर होने से, कौमा, अपवेलिंग मंदन की घटना विश्वतीय प्रशांत के पूर्वी तटों पर गर्म जल अभिसरण को प्रेरित करती है। गर्म जल अभिसरण को प्रेरित कर हम्बोल्ट धारा को विस्थापित करती है। विस्थापित करती है। अब इस भाषा को पढ़ने का तरीका समझिएगा। मैं लिख रहा हूं कि संभवतः सौर्य कलंक के कारण, फिर मैंने कॉमा लगाया, व्यापारिक पवनों के छीड़ होने से, फिर मैंने कॉमा लगाया, अपवेलिंग मंदन की घटना विश्वतीय प्रशांत के पूर्वी तटों पर गर्म जल अभिसरण को प्रेरित कर हम्बोल्ट धारा को विस्थापित करती है। पॉइंट समझिएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, राम कॉमा जो लाल टोपी पहने हैं, कॉमा मेरा दोस्त है। जब इस प्रकार के सेंटेंस तुम्हें मिले कि एक ही सेंटेंस में 2 बार कॉमा का प्रयोग हुआ है, तो इन सेंटेंसों को ऐसे पढ़ा जाएगा, राम, फिर जो पहला कॉमा आया है वहां से लेकर दूसरे कॉमा तक, इस सेंटेंस को अभी नहीं पढ़ना। अब पढ़ो, राम मेरा दोस्त है जो लाल टोपी पहने हुए है। सेंटेंस समझ में आया? समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं संभवतः सौर्य कलंक के कारण, कॉमा शुरू है, तो इसका मतलब है कि यहां से व्यापारिक पवनों के छीड़ होने से, ये लाइन नहीं पढ़नी है तुमको, मतलब प्रोफेसर नहीं पढ़ेगा इस लाइन को, समझिएगा। तो कैसे पढ़ोगे इसको? संभवतः सौर्य कलंक के कारण अपवेलिंग मंदन की घटना। अब अपवेलिंग मंदन का मतलब स्लो हो जाना। अपवेलिंग क्या है सबको मालूम है। तो अपवेलिंग मंदन की घटना विश्वतीय प्रशांत के पूर्वी तटों पर गर्म जल अभिसरण का मैंने सब समझाया था। और अगर तुम लोगों ने मेरी क्लास ध्यान से की है, मेरा बीपी नहीं बढ़ाना चाह रहे हो, तो मैंने शब्दावलियों का मतलब बताया था बिल्कुल। अपवेलिंग क्या होता है, डाउनवेलिंग क्या होता है, अपसरण क्या होता है, अभिसरण क्या होता है। मैंने कहा था इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से
कि जब मैं आपको आंसर राइटिंग कराऊंगा तो उस आंसर राइटिंग में मैं साधारण भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। और यकीन मानो अगर मेरी किसी ने क्लास नहीं की है तो ये भाषा उसके दिमाग से ऊपर जाएगी और जा रही होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि संभवतः सौर कलंक के कारण अववेलिंग मंदन की घटना विषुवतीय प्रशांत के पूर्वी तटों पर गर्म जल अवसरण को प्रेरित कर हम्बोल्ट की धारा को विस्थापित करती है। तो अब ये भाषा तुम्हें समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं समझ में आ रही तो जो कॉपी चेक करेगा उसके लिए भाषा है, तुम्हारे लिए नहीं है। मैं ये उत्तर तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं लिखा रहा हूं, मैं ये उत्तर लिखा रहा हूं उस प्रोफेसर के लिए जो घर से चिढ़ा हुआ आ रहा है और उसको वो भाषा की तलाश है जो वो पढ़ता रहा है पूरे जीवन, उसका पूरा जीवन भूगोल पढ़ते हुए निकल गया है। तो वो चाहता है कि कुछ इस प्रकार का लिखा जाए जो एनसीईआरटी की भाषा है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो उसमें ऐसे नहीं लिखते कि पानी आ रहा है पानी जा रहा है, उसमें क्लिष्ट भाषा लिखी हुई है। तो भूगोल और अर्थशास्त्र दो ऐसे विषय हैं जिसकी भाषा क्लिष्ट है और उसी क्लिष्टता को तुम्हें एग्जाम हॉल में लेके जाना है। समझो सरल भाषा में, लिखो औपचारिक भाषा में। तो मैंने एल नीनो ला नीनो पढ़ाया बिल्कुल सरल भाषा में है, लेकिन जब मैं लिखने के लिए बैठा हूं तो मैं औपचारिक शब्दों का ही प्रयोग करूंगा, साधारण शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। यह बात जितनी जल्दी दिमाग में घुस जाएगी भूगोल में उतने ज्यादा नंबर आएंगे। समझ में आ रही बात? चूंकि प्रश्न में था कि व्याख्या करनी है तो लगभग लगभग हम व्याख्या करने की तरफ आ गए हैं। अब इसको कंक्लूड कर रहे हैं। गर्म जल पूर्वी प्रशांत के तट पर निम्न वायुदाब को निर्मित करता है, जिससे वॉकर सेल व्युत्क्रमित हो जाती है। व्युत्क्रमित माने उल्टी हो जाती है, इसी संयुक्त घटना को इंसो कहते हैं। व्याख्या हो गई खत्म। इसी संयुक्त घटना को इंसो कहते हैं। उसने हमसे प्रश्न क्या पूछा था तुम मुझे बताओ? उसने हमसे प्रश्न पूछा कि इंसो की घटना की व्याख्या करें। तो पहले तो हमने इंसो क्या है ये बताया वर्कनेस के अनुसार, फिर इंसो के चरण मैंने लिखे नहीं है, मैंने मैप में बता दिए, यही मैप तुमको वहां बना के आना है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला आपको कि व्याख्या करनी है। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार से कि संभवतः, मैं नहीं बोल रहा हूं ना मैं इसका दावा करता हूं, संभवतः कहने का मतलब यह है, भूगोल में सबसे अच्छा बात यह है कि आप संभवतः शब्द यूज करें। कोई चीज निश्चित नहीं है भूगोल में। तो संभवतः यह कहा जाता है कि सौर कलंक के कारण व्यापारिक पवनें क्षीण होने से अववेलिंग मंदन होता है, पानी डिस्टर्ब होता है, ठंडी जगह गर्म आता है, लो प्रेशर बनता है और इसी संयुक्त घटना को इंसो कहते हैं। यही पढ़ा के तो मैं मरा हूं तुम लोगों को। लेकिन प्रश्न का अगला पार्ट क्या है? प्रश्न का अगला पार्ट यह कह रहा है कि इंसो की व्याख्या करने के बाद यह बताओ कि भारतीय मानसून एवं कृषि पर पड़ने वाले इसके प्रभाव क्या है, उस पर प्रकाश डालना है। अब देखो, अगर यहीं पर लिखा होता विवेचना करना है या विश्लेषण करना है तो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की तरफ जाते हम। सीधे कहा है प्रकाश डालना है, तो चाहे सकारात्मक हो नकारात्मक हो एक लिस्ट में लिख के चले आओ, प्रोफेसर तुमसे नाराज नहीं होगा। तो अगर मैं इस प्रश्न को आगे जाता हूं तो फिर मैं इसमें हेडिंग डालूंगा कुछ इस प्रकार से, इंसो के प्रभाव क्योंकि उसने कहा ना इंसो के प्रभाव पर प्रकाश डालें, तो इंसो के प्रभाव। यार मेरे पास तो जादू है तो मैं क्यों नहीं जादू दिखा रहा हूं? मैं क्यों साधारण सा वो कर रहा हूं? मेरे पास तो लाल पीला नीला हरा काला भूरा सब रंग है। तो मैं इसमें ऐसे लिखूंगा ना, बाबा इंसो के प्रभाव, ये सही है रे। हाँ, इंसो के प्रभाव। तो इंसो के प्रभाव कहां कहां पड़ रहा है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? दो ही जगह तो प्रभाव बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। तो एक तो वो बोल रहे हैं कृषि पर प्रभाव,
सॉरी, प्रश्न में पहले कृषि है मानसून है। भारतीय मानसून और कृषि पर प्रभाव, जो सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस उत्तर लिख के आना। तो पहले मानसून पर प्रभाव, भारतीय मानसून पर प्रभाव, और दूसरा वाला डायमेंशन है कृषि पर प्रभाव, भारतीय कृषि पर प्रभाव। अब भारतीय मानसून पर लंबे लंबे प्रभाव हैं, है ना। खुल्लर, माजिद हुसैन, इनके कंटेंट को लिख के आओगे तो सभी लिख के आ रहे हैं। तुम कुछ ऐसा लिखो जो प्रोफेसर को आकर्षित करे। पहला प्रभाव जो कि जरूरी है। सूखा एवं मृदा लवणीकरण। सूखा एवं मृदा लवणीकरण मतलब भारतीय मानसून पर इंसो का यह प्रभाव होता है कि पानी कम बरसने से सूखा होता है, और जिस जिस क्षेत्र में सूखा होता है वहां मृदा लवणीकरण के प्रभाव से ग्रसित हो जाती है। तो मैं एक लाइन छोड़ के प्रोफेसर से बोलूंगा कि समझ जाना। पहला प्रभाव यह कि सूखा और मृदा का लवणीकरण होता है। दूसरा होता है हीट वेव्स, हीट माने गर्म, हीट वेव्स के त्वरण में स्थिरता। हाँ, स्थिरता मैं क्यों लाना चाहूंगा, मैं पागल हूं क्या। हीट वेव के त्वरण में वृद्धि, हीट वेव के त्वरण में वृद्धि। सर त्वरण में वृद्धि मतलब गति बढ़ जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इंसो आए या ना आए, भारत में हीट वेव्स नहीं चलती हैं, चलती हैं। हीट वेव को गांव की भाषा में बोलते हैं लू और लपट। इंसो की साल में लू और लपट और तेज होती है, लोग मरते हैं हीट वेव से। तीसरा, अगर पानी कम बरसेगा तो जो हैंडपंप कुएं हैं जिन्हें वाटर लेवल कहते हैं वो सूखेंगे कि बढ़ेंगे, सूख जाएंगे। तो इसका मतलब है जो जल पुनर्भरण है, जल पुनर्भरण यानी कि वाटर लेवल रिचार्ज होता है वर्षा होने से, वो नहीं हो पाएगा, उसमें मंदन आ जाएगा। जल पुनर्भरण में मंदन हो जाता है। अरे भाई पानी बरसता है, जिस साल बरसात आती है तो हैंडपंप का वाटर लेवल रिचार्ज होता है, ट्यूबवेल का होता है, कुएं का होता है, वाटर लेवल समझते हो। अब जिस साल पानी नहीं बरस रहा है, सूखा पड़ा हुआ है, तो लोग तो पानी पिएंगे, तो वाटर लेवल तो एक तो वाष्प के रूप में ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्मी है, मृदा लवणीकरण तभी तो हो रहा है, पूरी नमी खत्म हो रही है। तो जो नमी खत्म हो रही है केशवकत्व क्रिया के कारण, बचपन में पढ़ा होगा परासरण, अंदर का वाटर लेवल का जो पानी है वो केशवकत्व क्रिया से ऊपर की ओर आना शुरू कर देता है, तो निश्चित तौर पर वाटर लेवल में कमी होती है। लेकिन जिस साल एल नीनो है, पानी कम बरसा, तो वाटर लेवल हर साल बरसात में बढ़ जाता है। अब इस साल बारिश नहीं हुई तो पुनर्भरण नहीं हो पाया, या हो रहा है तो बहुत स्लो हो रहा है, इसीलिए शब्द यूज कर रहे हैं जल पुनर्भरण मंदन। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तीनों पॉइंट समझ में आए? सूखा एवं मृदा, सूखा 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 एवं मृदा। हाँ बोलो। राहुल से मैं पूछता हूँ अभी, मैं नंबर देता हूँ, बात कर लो, क्लास में हूँ, राहुल को नंबर देता हूँ। एक मिनट रुकना थोड़ा सा, हमारे साले साहब हैं। राहुल एक गोलू से जरा बात कर लेना, वो टिकट को लेके परेशान हो रहा है, मैं क्लास में हूँ, फोन आ रहा था उसका मेरे पास। अभी इसमें 3.4 पॉइंट और लिखने, तो साथ ही साथ कृषि वाला भी कर लेते हैं। इसके 4-5 पॉइंट और लिखेंगे, पन्ना पलटना है, उससे पहले 4-5 कृषि की और कर लेते हैं।
तो कृषि पर प्रभाव क्या पड़ेगा वो देखो। पहला, फसल मूल्य वृद्धि से खाद्य मुद्रास्फीति नहीं होगा। बताओ मुझे, अगर पानी नहीं बरसेगा तो फसल का उत्पादन कम होगा, और इकोनॉमिक्स ये कहती है कि जिसका उत्पादन कम हो वो चीज महंगी हो जाएगी, और महंगी चीज को बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो जिस जिस साल इंसो का साल होता है उस साल भारत में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। अब हम आगे सीखेंगे क्लास में कि कब कब साल इंसो का साल हुआ है, क्योंकि अभी भारत में वर्षा कराना बाकी है ना, अरब सागर से होने वाली वर्षा, बंगाल खाड़ी से होने वाली वर्षा, तब उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से साल एल नीनो आया, कौन कौन से साल ला नीना आया, वो अलग फैक्ट है। अभी हम केवल इस पर समझते हैं कि भारत की किसी पर पहला प्रभाव ये पड़ेगा। भारत की किसी पर दूसरा प्रभाव पड़ता है फसल, इसको थोड़ा सा देवनागरी में लिख रहा हूं क्योंकि हिंदी इसका प्रॉपर आ नहीं पा रहा है मेरे से। क्रॉप इनपुट लागत, क्रॉप इनपुट कॉस्ट। मेरा निवेदन यह है कि आप इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दें, जिससे आप एग्जामिनर को यह बता पाएं कि मैंने इसको देवनागरी में लिखा हुआ है कि क्रॉप इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। मतलब क्रॉप माने फसल, इनपुट माने जो लागत होती है वो, हिंदी में बोलते हैं फसल आगत लागत बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन खतरनाक लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, क्रॉप इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। क्यों क्रॉप इनपुट कॉस्ट क्यों बढ़ जाएगी? अरे भैया, तुमने खेत में बीज डाल दिया, पानी अगर बरसता तो फ्री में पानी मिलता, पर इस साल तो सूखा है, अब बीज को पानी चाहिए, तो अब तुम पड़ोसी के पास जाओगे कि साहब आज हमारे 2 बीघा के खेत में ट्यूबवेल से पानी लगना है। तो ट्यूबवेल से अगर पानी लगाओगे तो पानी पर घंटे के हिसाब से चार्ज करेगा ना। तो जो फसल जन्म ले रही है उसमें पानी का कॉस्ट तुम जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, तो वो फसल महंगी हो जाएगी। अगर यही पानी वर्षा से मिलता फ्री में तो वो नहीं जोड़ता। इसीलिए सूखे की साल में क्रॉप इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती। क्रॉप माने फसल, इनपुट माने लागत, बीज में, खाद में, पानी में, ट्रैक्टर की जुताई में, ये सब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती हैं। और बताओ कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तीसरा, बीजांकुरण, बीज का जो अंकुरण होता है, बीजांकुरण समय अवधि, बीजांकुरण की समय अवधि है उसमें विभंगन उत्पन्न हो जाता है। विभंगन का मतलब, विभंगन का मतलब अवरोध उत्पन्न हो जाता है। भाई हर एक बीज की अपना एक समय होता है, वो उस समय में अपना बीज का रोपण करता है। पानी अगर लेट है तो बीज का रोपण लेट होगा, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। समझ में आ रहा? हर एक चीज का अपना टाइम होता है ना। तो बीजारोपण समय अवधि में विभंगन उत्पन्न हो जाता है। ये इंसो के प्रभाव है या नहीं है? सर अभी तो प्रश्न में अभी शब्द और बचे हुए हैं। हाँ बचे हुए हैं, तो मैं अगला पन्ना पलट रहा हूं, फिर यहाँ पे 4 लिखूंगा, यहाँ पे भी 4 लिखूंगा। आप समझ रहे होगे ना, क्योंकि पन्ना पलट चुके हैं हम लोग। तो जब हम पन्ना पलटेंगे तो अभी ऐसा दिखेगा। तो हमने यहां पे लिखा था भारतीय मानसून, और यहां पर लिखा था भारतीय कृषि। हमने भैया कौन कौन से कर लिए हैं? सूखा और मृदा का लवणीकरण, हीट वेव्स में त्वरण में वृद्धि होती है, और जल पूर्ण वर्ण मंदन हो जाता है। आगे आओ भारतीय मानसून की तरफ। नंबर 4, नंबर 4, अनियमित मानसून पैटर्न हो जाता है इंसो के आने से। अनियमित मानसून पैटर्न हो जाता है इंसो के आने से। अगला, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, पवनें बाधित हो जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें बाधित हो जाती हैं। अगला,
कौन कौन से मैंने करा दिए हैं, 8-10 करा सकते हैं इसमें। तो सूखा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सूखा होगा तो पानी कम बरसेगा, पानी कम बरसेगा तो जंगल सूख जाएंगे, जंगल सूख जाएंगे तो पेड़ आपस में रगड़ेंगे, पेड़ आपस में रगड़ेंगे तो आग लग सकती है, और जंगल में लगने वाली आग को दवानल कहते हैं। और अगर दवानल होगा तो आग लगेगी, आग लगेगी धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो वायु प्रदूषण होगा। जब तुम पराली से परेशान हो सकते हो हरियाणा की, तो फिर दवानल इतने बड़े जंगलों में आग लगने से क्यों नहीं परेशान हो सकते। तो मैं मानता हूं कि जो इनसो की घटना है, यह इनसो की घटना निश्चित तौर पर भारत के मानसून में प्रदूषण का भी एक प्रभाव दिखाती है, प्रदूषण का एक प्रभाव दिखाती है ना। अगला एक और लिख लो इसमें, वर्षा की परिवर्तनशीलता, वर्षा की परिवर्तनशीलता प्रभावित, बिल्कुल होती है प्रभावित। एक और लिख लो, वर्षा की विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं, वर्षा की विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इनसो के जो प्रभाव हैं, अनियमित मानसून पैटर्न हो जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें बाधित हो जाती हैं, दवानल और वायु प्रदूषण हो जाता है, वर्षा की परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता जब सीखोगे, अभी आएगा क्लास में ये सब चीजें, परिवर्तनशीलता और विसंगतियां, वर्षा की जो विसंगति होती है, वर्षा की विलोमता होती है, वो सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहां वर्षा की विसंगति से अच्छा है वर्षा की विलोमिता प्रभावित। इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको भारत के मानसून में आके और समझा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 4-5-6 पॉइंट हो गए, है ना, प्रभावित करने वाले कारकों में। इधर फसल हो गई है, क्रॉप इनपुट हो गया, बीज अंकुरण हो गया। और आ जाओ इधर, इधर कर दो कृषि में मृदा अपरदन, अपरदन एवं क्षरण सांद्रण, नहीं इसको अलग कर लेना है, मृदा अपरदन ना। क्या क्या करा दिया मैंने इसमें, फसल मूल्य, कोर इनपुट, बीजा अंकुरण, मृदा अपर्दन भी हो सकता है भैया, अगर पानी नहीं बरसेगा, हवा चलेगी तो मृदा तो अपर्दित हो जाएगी ना, वायु के द्वारा, वायु द्वारा। मृदा अपर्दन किसके द्वारा हो जाएगा, वायु के द्वारा। और बोलो, फसल चक्र की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। कृषि सस्य गहनता, जो शब्द समझ में नहीं आ रहे इसका मतलब आने वाले हैं, क्योंकि फसल भी तो पढ़ानी है मुझे आपको। कमजोर, किसानों की आत्महत्या, एवं कर्ज में वृद्धि, कृषि कमोडिटी बाजार प्रभावित। मैंने कृषि से संबंधित भूगोल की चीजें और साथ ही साथ कृषि से संबंधित मैंने अर्थशास्त्र की चीजें दोनों इसमें डाल दी। अब हमसे प्रश्न ये पूछा गया था कि इनसो की घटना की व्याख्या करें और भारतीय मानसून एवं कृषि पर पड़ने वाले इसके प्रभावों पर प्रकाश डालें। तो ये है इनसो, मेरे अनुसार नहीं है, वर्कनेस के अनुसार है।
ये है इंसो के चरण, मैंने लिखा नहीं है, उसको मैप के द्वारा समझाया है, तो मैप का काम भी हो गया है, क्योंकि हर 200 नंबर के प्रश्न में मैप जरूरी है। फिर मैंने यहाँ पे व्याख्या कर दी है मैप के तुरंत बाद, है ना, व्याख्या कर दी है मैंने तुरंत बाद। फिर मैंने इंसो के यहाँ पर प्रभाव लिख दिए हाथों हाथ, है ना। अब निष्कर्ष में हम चीजों को खत्म कर देंगे। इंसो की घटना 2 से 7 वर्षों के अंतराल पर होती है। जैसे 1998, 2015 एवं 2019 इंसो का साल था। निश्चित रूप से भारत में इन्हीं वर्षों के दौरान कृषि कमोडिटी एवं वर्षा की मात्रा नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। मैंने सिद्ध कर दिया, निष्कर्ष में यह सिद्ध करके बता दिया कि बाबूजी जो आप कह रहे हैं स्टेटमेंट वो आपका एकदम सही है कि हाँ, इंसो के कारण भारतीय मानसून साथ ही साथ भारत की कृषि प्रभावित होती है। 1998 में ऐसा देखा गया, 2015 में देखा गया और 2019 में देखा गया। तो मैंने उदाहरण के साथ ये बात की पुष्टि कर दी है कि प्रश्न में पूछा गया स्टेटमेंट मेरे नज़रिए से एकदम सही है, इसमें मुझे कहीं कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो एकदम क्लियर है या नहीं है? अब इस प्रश्न को मैंने तुम्हें 1 घंटा दिया है, एक्चुअली यही प्रश्न तुमको वहां पर सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में लिखना है। चूंकि मैं तुमको समझाते हुए लिख रहा हूं और इस प्रश्न में समय देने का मतलब है यह प्रश्न तुम्हें छपा मिलेगा। यह प्रश्न कहने का मतलब है इसी प्रकार के पैटर्न का प्रश्न, और तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी, और तुमको कोई भी मेहनत नहीं करनी है। नहीं समझ में आ रहा है, जो मैंने शब्द लिखे हैं इन्हीं शब्दों को बार बार रटो, इन्हीं शब्दों को बार बार रटो, और जो शब्द मैंने समझाए वो तुमको आगे समझने का मिलेगा। जैसे यहाँ पे शस्य गहनता है, ये शब्द तुमको यूनिट 3 में समझाऊंगा जब मैं कृषि पढ़ाऊंगा। चूंकि अभी कृषि पढ़ाई नहीं है तो शब्द छोड़ दो, जब समय आएगा तो अपने आप समझा दिया जाएगा। ऐसे बोलो कि हाँ सर अब बात समझ में आ गई है पूरी तरह से। क्लियर है? ये प्रश्न लिखाने का मतलब ये प्रश्न आएगा, ये इसका मतलब ये है ना। और हम इससे पहले भी प्रश्न लिख चुके हैं, उनके तरीके समझ चुके हैं, है ना। जिस भी प्रश्न को लिख रहे हो उस प्रश्न का उत्तर लेखन खुद से करें, मेरा आपसे निवेदन ये है। और उसमें उत्तर लेखन करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें मैप बनाना है, और मैप ऐसे रच रच के नहीं बनाना है आप लोगों को जैसे मैंने बनाया है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर देना है। यहाँ लिख देना है डार्विन, और यहाँ लिख देना है ताहिती, ये प्रशांत लिख देना, यहाँ हाई प्रेशर लो प्रेशर, और बना देना जल्दी से। यस सर समझ आ गया। ऐसे ही वर्ड्स लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है सोचने, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ बेटा यही तो मैं कह रहा हूँ। अब आप ईमानदारी से बताओ, जब आप उत्तर लेखन के लिए जाते हो, जब आप उत्तर लेखन के लिए जाते हो तो इस उत्तर लेखन का ऑथेंटिसिटी समझिए क्या है। क्या जो मैंने ये परिचय दिया है ये अपने मन से बनाया है मैंने परिचय? नहीं सर, मैंने उसका नाम लिखा है जिसने इस परिचय का वर्णन किया है।
तो क्या एग्जामिनर मेरी ऑथेंटिसिटी पर सवाल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मतलब वो देखकर ये समझ जाएगा कि इस बच्चे ने ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसलिए तुम भी ये कोशिश करो, किसी भी विषय में अगर परिचय लिखना हो, किसी की परिभाषा लिखनी हो, तो कोशिश करो किसी विद्वान को लास्ट में कोट कर दो कि यह परिभाषा इस विद्वान के द्वारा दी गई है, यह परिचय इस विद्वान के द्वारा दिया गया है, अगर पॉसिबल है तो। फिर उसने मुझसे कहा था कि व्याख्या करो, तो इसके 2 चरण होते हैं। इन चरणों को मैं चाहता तो लिखता, लेकिन मैं अपनी कॉपी को किस प्रकार से दिखा रहा हूं कि पहले मैंने भाषा लिखी, फिर मैंने चित्र बनाया। भूगोल बिना चित्र के नहीं चलेगा, भूगोल बिना चित्र के नहीं चलेगा। तो जैसे मैंने चित्र बनाया, फिर मैंने इसकी व्याख्या कर दी यहां पर। और व्याख्या में मैंने शुरुआत में लिखी संभवतः, मतलब मैं ये जो बात बोल रहा हूं यह संभवतः ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिर उसके प्रभाव, उत्तर की मेन काया क्या पूछी गई है कि इंसो के प्रभाव बताओ, तो मैंने इंसो के प्रभाव को यहां पर लिख दिया। अब चूंकि मैंने यहां पर पॉइंट लिखे हैं, अब 200 शब्दों के हिसाब से देखा जाए तो पर्याप्त है। तुम चाहो तो इसको डिटेल में कर सकते हो, पर उसका कोई औचित्य नहीं है। और लास्ट में मैंने इसमें निष्कर्ष भी लिखा। मतलब इस प्रश्न के कथन की मैं पुष्टि कर रहा हूं कि जो तुमने पूछा है एक्चुअली तुम सही कह रहे हो कि हाँ, इंसो का हमारे भारत के मानसून और कृषि पर प्रभाव पड़ता है ना। धीरे धीरे करत करत अभ्यास, जड़मत होत सुजान। बिना अभ्यास के कुछ नहीं आएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया, सर मैं पेन नहीं चला पा रहा हूं, क्योंकि तुम चलाना नहीं चाहते हो। तो मैं जो भी भाषा में समझे हो उस भाषा में लिखने का प्रयास करो, और फिर इस भाषा तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। ऐसे बोलो सर क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। भागो यहां से, हिंदी पढ़ो जाके।